हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम देखेंगे क्लास 10 का हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जो सामाजिक विज्ञान हमारे पास कक्षा 10 सब्जेक्ट जो हमारे पास सामाजिक विज्ञान है वह देखेंगे। और देखिए 7 मार्च को जो है सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है और बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए जो महत्वपूर्ण यह वीडियो होने वाली है। 70 नंबर जो है पक्का आप लोगों के यहीं से आएगा और पूरे किताब के जो है जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वह सभी प्रश्न जो है हमारे इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल कर दीजिएगा ताकि हम कभी भी कोई वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न हमारे पास क्या कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। इसमें कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन ए में दे रखा है 1848 में, ऑप्शन बी 1817 में, ऑप्शन सी दे रखा है 1789 में और डी दे रखा है 1615 में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें देखेंगे हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन सी 1700 जो है 89 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। अब चलते हैं आगे, प्रश्न संख्या 2 देखेंगे कि ज्यूसेप्पी मैत्सिनी का संबंध था किससे था, वह पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन ए में दे रखा है इटली के एकीकरण से, जर्मनी के एकीकरण से, सी दे रखा है इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से, डी फ्रांस के राष्ट्रवाद से। अब देखिए ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रवाद रहेगा ठीक से। तो इसमें देखेंगे हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए इटली के एकीकरण से, जो ज्यूसेपी मैत्सिनी का संबंध इटली के एकीकरण से था। अब देखिए हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। कह रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी विनोबा भावे और डी दे रखा है बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें देखिए हमारे पास ऑप्शन करेक्ट आंसर महात्मा गांधी, यानी कि ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। आइए चलते हम आगे अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। किसने जो है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन ए में दे रखा है महात्मा गांधी, बी चंद्रशेखर आजाद, सी दे रखा है ज्योतिबा फूले, डी दे रखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं आगे। अब प्रश्न संख्या जो है हम 5वां देखेंगे कि क्या कह रहा है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसका कथन है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसका कथन है। ऑप्शन ए में दे रखा है मेटरनिख, बी में दे रखा है नेपोलियन, सी दे रखा है हमारे पास लुई फिलिप और डी दे रखा है हमारे पास चर्चिल। तो इसका जो है हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेटरनिख का। ठीक, अब चलते हैं आगे, प्रश्न संख्या 6 देखेंगे कि भारत में संघीय राज्यों की संख्या है। कह रहा है कि भारत में संघीय राज्यों की संख्या है। ऑप्शन ए में दे रखा है 27, बी में दे रखा है हमारे पास 28 और सी दे रखा है 29 और डी दे रखा है हमारे पास 30। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन बी 28। भारत में संघीय राज्यों की संख्या कितनी है, 28 है। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 7 कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ऑप्शन ए में भारत, बी यूएसए और सी दे रखा है ग्रेट ब्रिटेन और डी दे रखा है हमारे पास रूस। ठीक है, तो इसका हम देखेंगे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, भारत। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। अब देखेंगे आगे कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं हैं। क्या कह रहा है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है 21, बी 22, सी में दे रखा है 18 और डी दे रखा है हमारे पास 15। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 22। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आया आप लोग समझ में। आइए चलते हम आगे अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अब 9वां प्रश्न हमारे पास क्या कह रहा है कि
लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है। ऑप्शन में दे रखा है जनता, बी संसद, और सी दे रखा है प्रधानमंत्री, डी दे रखा है राष्ट्रपति। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए जनता। और देखेंगे प्रश्न संख्या 10 की निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था। तो ऑप्शन ए बेल्जियम, बी हमारे पास भारत, और सी हमारे पास दे रखा है यूगोस्लाविया, और डी दे रखा है हमारे पास नीदरलैंड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, डी दे रखा है हमारे पास नीदरलैंड, तो हमारे पास ऑप्शन हमारे पास बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 11 कि प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन में दे रखा है औसत आय, बी राष्ट्रीय आय, सी दे रखा है व्यक्तिगत आय, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन है औसत आय। प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो औसत आय के नाम से जाना जाता है। 12वां प्रश्न है हमारे पास कि द्वितीयक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में दे रखा है प्राथमिक क्षेत्र, बी में दे रखा है खनन क्षेत्र, सी में दे रखा है औद्योगिक क्षेत्र, और डी दे रखा है कृषि क्षेत्र। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, इसका हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्रक। करेक्ट आंसर हमारे पास सी हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्रक। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 13 कि सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्रक के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन ए में दे रखा है कि तृतीयक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, सी द्वितीयक क्षेत्रक, और डी हमारे पास दे रखा है सूचना औद्योगिकी। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, सूचना औद्योगिकी, तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तृतीयक क्षेत्रक जो है सेवाओं को क्रियाकलाप क्षेत्रक के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए 14वां प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है सड़क मार्ग से, बी दे रखा है समुद्री मार्ग से, सी दे रखा है रेल मार्ग से, और डी हमारे पास वायु मार्ग से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्री मार्ग से जो है भारत का विदेशी व्यापार होता है। अधिकांश जो विदेशी व्यापार भारत का होता है समुद्री मार्ग से होता है। अब चलते हैं आगे 15वां प्रश्न देखेंगे कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए में दे रखा है 5 अप्रैल, बी 22 फरवरी, सी में दे रखा है 24 नवंबर, डी में दे रखा है 24 दिसंबर। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अब देखेंगे 16वां प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है। ऑप्शन ए में जम्मू और कश्मीर, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, और डी झारखंड। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है काली मृदा पाई जाती है। अब देखेंगे एजेंडा 21 का संबंध किससे। 17वां प्रश्न में पूछ रहा है कि एजेंडा 21 का संबंध किससे है। ओजोन, ऑप्शन ए में दे रखा है ओजोन क्षरण से, बी दे रखा है वैश्विक तापन से, सी दे रखा है जलवायु परिवर्तन से, डी दे रखा है सतत पोषणीय विकास से। डी हमारे पास सतत पोषणीय विकास से दे रखा है, तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सतत पोषणीय विकास से। 18 प्रश्न देखेंगे। 18वां प्रश्न कि ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था। ऑप्शन ए में दे रखा है 2013 में, बी में दे रखा है 2012, और सी दे रखा है 2014, और डी दे रखा है हमारे पास 2011। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 2014 में जो है ग्रीन इंडिया मिशन आरंभ किया गया था। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में। आइए चलते हम आगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है। जायद फसल का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए में दे रखा है धान, बी में दे रखा है गेहूं, सी दे रखा है चना, और डी दे रखा है तरबूज। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा डी तरबूज। देखिए 20वां प्रश्न क्या कह रहा है कि आग्नेय चट्टानों में पाई जाने वाली या पाई जाने वाला खनिज है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है हमारे पास क्या कि फास्फेट, बी में दे रखा है नमक, सी में दे रखा है जस्ता, और डी में दे रखा है ग्रेफाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी जस्ता। आग्नेय चट्टान में पाई जाने वाली खनिज जो है जस्ता होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए
इसमें हम देखेंगे लघु उत्तरी प्रश्न, वह भी कितने नंबर वाले, 4 नंबर वाले प्यारे बच्चों, 4 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण लघु उत्तरी प्रश्न भी देखेंगे। देखिए जितने भी प्रश्न है वो सभी प्रश्न क्या है, महत्वपूर्ण है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए पहला प्रश्न इसमें हम देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी के 2 कारणों की समीक्षा कीजिए। क्या कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी के 2 कारणों की समीक्षा हमसे पूछा है। वो भी कितने नंबर का प्यारे बच्चों, 4 नंबर का। तो देखिए 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी। इस मंदी के प्रमुख कारण अग्रलिखित थे। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी। इस मंदी के प्रमुख कारण जो है अग्रलिखित थे। कौन कौन से थे, तो पहला है हमारे पास क्या कि औद्योगिक क्रांति के कारण अमेरिका तथा ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पाद कार्य होने लगा था। 1930 तक तैयार माल का इतना बड़ा भंडारण एकत्र हो गया कि उनका जो है खरीदार न रहा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उनका कोई खरीदार न रहा। अब आगे चलते हैं। दूसरा है कि यूरोप में कई बड़े बैंक धाराशाही हो गए। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, और कई देशों की मुद्रा की कीमत बुरी तरह जो है गिर गई। और आगे देखिए क्या कह रहा है कि अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर 2 गुना सीमा शुल्क वसूल करने लगी। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, 2 गुना जो है सीमा शुल्क व्यतीत यानी कि वसूल करने लगी। यहाँ तक है आप लोग समझ में। आइए चलते हैं आगे अगले प्रश्न के लिए। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम आगे दूसरा प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना हमें करना है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यह भी देखिए 4 नंबर का प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। अगर इसको आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 95% से नीचे लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर ही आप लोग लाएंगे। देखिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। क्या कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी जरूरी है क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। क्या कह रहा है कि सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए क्या है, ठीक है। इसके पक्ष में एक अन्य बात कही जा सकती है तथा वह बात कहीं अधिक गहरी है। सत्ता की साझेदारी वास्तव में जो है लोकतंत्र की आत्मा है। क्या है प्यारे बच्चों, कि सत्ता की साझेदारी वास्तव में लोकतंत्र की आत्मा है। अब देखिए लोकतंत्र का अर्थ है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को विभक्त किया जाए तथा ये लोग इसी दर्रे से रहें। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है कि जो लोग इसके अंतर्गत रहेंगे उनकी जो है सत्ता क्या करें, विभक्त किया जाए और इसी दर्रे में लोग रहें। आगे चलिए चलते हैं कि और कह रहा है कि इसलिए वैध सरकार भी होती है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में। देखिए अगर आप लोग यह लिख लेते हैं तो आप लोगों को 4 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रश्न के उत्तर का। ठीक है, आइए चलते हम आगे। देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि परिवहन तथा संचारण के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं, 2 कारण लिखिए। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी प्रश्न हम बता रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप लोग कॉपी पेन उठाइए और याद करते हुए चलिए। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, इसको लिखते हुए भी चलिएगा। तो देखिए परिवहन तथा संचारण के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं, 2 कारण लिखिए। तो इसको हम भी बड़ी आसानी से देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि
वस्तुओं, सेवाओं तथा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना परिवहन कहलाता है। यह परिवहन 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों से किया जाता है। पहला स्थल से, दूसरा यानी कि जल तथा वायु से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तीनों स्थल, जल, वायु। देखिए, संचार के साधन वे साधन हैं जिनका प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने के लिए किया जाता है, और ये दोनों ही किसी देश की जीवन रेखा कहे जाते हैं, क्योंकि आइए चलते हैं हम आगे। ठीक है, क्या पहला देखिए, इन दोनों के द्वारा देश की दूर दूर स्थित स्थानों को परस्पर मिला दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा में है कि संचार के साधन आवश्यक संदेश पलक झपकते ही देश के कोने में पहुंचाकर परिवहन, व्यापार तथा प्रशासन के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, देखिए इंटरनेट की सुविधा से जो है बहुत से काम जो है आसानी से किए जा रहे हैं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यह भी क्या है, परिवहन की ही देन है। ठीक है, देखिए संसाधन, संचार संसाधन। ठीक, अब चलते हैं हम आगे। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने में किस प्रकार प्रबंध करती हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए इसका हम देखेंगे प्रश्न कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत को कम करने के लिए निम्न प्रबंध करती है। कौन कौन सी प्रबंध करती हैं? तो देखिए पहला क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां काफ़ी मात्रा में पूंजी निवेश करके अधिक मात्रा में उत्पादन करती हैं, जिससे उत्पादन लागत में कमी हो। ठीक है, और दूसरा क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां काफ़ी मात्रा में कच्चे माल को खरीदती हैं। ठीक है, और जिससे कि उसे उस लागत में कच्चा माल प्राप्त हो सके। ठीक है, यहाँ तक भी आ गया आप लोगों को। तीसरा देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों के साथ मिलकर बाजार पर नियंत्रण स्थापित करती हैं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आया आप लोग समझ में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। धन्यवाद। आइए मिलते हैं हम अगले प्रश्न के अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।